हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। तो कल हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और उससे आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हमने कल पढ़ा था। तो सीटेट के पेपर 1 में आप देखेंगे, सॉरी 2 में, सीटेट का पेपर 2 है जो ये सितंबर 2014 का है। प्रीवियस सारे पढ़े हुए हैं चैनल पे, आप देख लीजिए। तो यहाँ प्रश्न किस तरह से आते हैं वो दिखाने के लिए मैंने आज इस पेपर को भी ऐड किया है। डायरेक्ट पेपर से ही क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्योंकि अलग से मैं सिर्फ नोटबुक PDF बना सकती थी, लेकिन उससे कई सारी चीज़ छूट जाती हैं। जरूरी नोट्स कर लिए जाते थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा सीधा सीधा आप बुक से ही देखिए और पेपर से ही सीधा सीधा जो मेन सोर्स है आपका बुक्स, प्रीवियस और कंटेंट, तो हम उसी को लेके चलेंगे। आपका जो पहला प्रश्न है, ये कब का पेपर है आपका? सितंबर 2014 का, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ सीटेट का पेपर 2 है। तो इसमें जो 31 यहाँ से आपका सोशल साइंस स्टार्ट होता है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? तो कल का आपने वीडियो देखा होगा, तो आई होप कि आप यहाँ क्वेश्चन खुद ही लगा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, बाइलिंगुअल रहेगा। और बुक्स भी मैं ऐसे ही साथ में, जहाँ भी आपको दिक्कत होगी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लेके चलूँगी, ताकि दोनों लैंग्वेज वालों को दिक्कत ना हो किसी को भी। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो। ये देखिए, हाँ यहीं तो हमने देखा था ना इंग्लिश में, यही प्रश्न में था कि लगभग 8000 साल पहले। तो कहाँ था वो थी आपकी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। मैंने बताया भी था प्रश्न में कि इस तरह से प्रश्न आते हैं। और ये आपकी जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, वो यदि आज की बात की जाए तो पाकिस्तान में है, और नहीं तो यहाँ आपका इसको हम कहेंगे, आप देख पा रहे होंगे मैप में, नॉर्थ वेस्ट में आ जाती हैं। ठीक है, दिशा पूछिए, किसी भी तरह से पूछे, आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है। एक तरह से रिवीजन ही चल रहा है ये, लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की है तो उनकी दोनों चीज़ें साथ में ही हो जाएंगी। अब हम यहाँ दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है 32 में कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज नॉन एज मगध इन द एंशिएंट पीरियड। तो ये भी हमने पढ़ा था, यही था मगध। ये ना, लोकेट द गंगा, ये और एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ ये जो पिंक कलर में लिखे रहते हैं ना, ये बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए डाले गए हैं। एक बात आपको याद रखना है, NCERT बुक्स की प्रश्न ये भी आता है, साइकोलॉजी तो हर सेक्शन में ही रहती है। तो साइकोलॉजी सेक्शन से प्रश्न आता है कि NCERT बुक्स में मतलब NCERT बुक्स को क्या चीज़ ध्यान में रख के बनाया गया है। तो NCERT बुक्स में साइकोलॉजी का भरपूर प्रयोग हुआ है, साइकोलॉजी को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसीलिए क्या है कि इस तरह के जो पिंक कलर से आपको जो क्वेश्चन मिले, वो बच्चों को बीच बीच में असेसमेंट इन लर्निंग साथ में ही आपका जो हो जाता है, पढ़ाई के साथ में जो लर्निंग होती है, उसके लिए बीच में क्वेश्चन डाले गए हैं। साथ साथ में पढ़ाई हो रही है और साथ साथ में असेसमेंट भी हो रहा है। तो वहाँ से साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न पिंक कलर में आपको जहाँ जहाँ मिले, तो इन बुक से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बच्चों से किस तरह के प्रश्न करने हैं। आप अपनी क्लास में जब टीचर बन के जाएंगे तो ज़रूर नहीं है इस बुक में लिखे हैं सिर्फ वही प्रश्न करें, बल्कि आप बच्चों की सिचुएशन देख के, बच्चों की मानसिक स्थिति देख के कि कौन बच्चा किस तरह से आंसर कर पाएगा, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं अपने दिमाग से। ठीक है, एक टीचर में इतनी क्वालिटी तो होनी ही चाहिए कि बच्चों से क्या पूछा जाए, कैसे पूछा जाए, ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मगध था ना, वो आपका इन एंशियंट टाइम एरिया देयर साउथ ऑफ द गंगा, तो गंगा के साउथ में। ठीक है, गंगा के साउथ में, यहाँ ऑप्शन आपके दिया होगा साउथ ऑफ गंगा, फर्स्ट ऑप्शन में है ना, साउथ ऑफ गंगा।
यानी गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि भरत लोगों का समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये भी हमने कल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली। देखिए आप इस पेपर में फर्स्ट चैप्टर से ही तीनों क्वेश्चन आ गए। ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा था पीपल ट्रैवल, क्या कहा था, यहीं कहीं था ना, नेम ऑफ द लैंड इसमें था। तो इसमें भरत शब्द आया था, ये रहा। देखिए सीधा सीधा कितना आपने सिर्फ एनसीईआरटी बुक सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा है तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ऐसे ही बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि प्रीवियस ईयर को पहले कर लेना है, उसके बाद बुक्स पढ़ना है। तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि बुक्स पढ़ेंगे तो आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे नहीं बल्कि और भी एस्पेक्ट देख पाएंगे जो दिए गए हैं। तो यहाँ भरत शब्द किन के लिए ऋग्वेद में देखिए यहाँ आता है, भरत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों के ग्रुप को कहा जाता था इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में यही प्रश्न में आपने देखा था कि ऋग्वेद में भरत किसके लिए यूज किया गया है, तो वो उन लोगों के उस समूह के लिए यूज किया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो ऋग्वेद ये था प्रश्न, भरत वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, दे लिव्ड इन, तो वो लोग कहाँ रहते थे, है ना। अब यहाँ पे वो कहाँ रहते थे ये पूछा गया है और एक पेपर में हमने ये देखा था कि किन लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ लोगों के लिए उन्होंने खुद ही लिख दिया है प्रश्न का, लेकिन उन्होंने उस जगह का नाम पूछा है। तो जगह आपने देखी होगी फिर अभी थोड़ी देर पहले, कौन सी जगह थी, ये कौन सा लैंड था, नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट है, ये देख पा रहे होंगे, लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा। तो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, नॉर्थ वेस्ट यहाँ आपका दिया होगा। तो ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन है उत्तर पश्चिम भारत यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो और आप मेरा प्रीवियस ईयर देखेंगे वहाँ उस ये पेपर मैंने सारे प्रीवियस विद ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करके डाले हुए हैं। तो आप वहाँ भी देख लेंगे कि आयोग ने किसको आपका सही उत्तर माना है। तो आप जब दोनों को देखेंगे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी, तो ये भी आपका ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। ऋग्वेद वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत, मैंने संस्कृत बताया था। और यहाँ भी आपकी इस बुक में भी कंपोज्ड इन संस्कृत, देखिए यहाँ सीधा सीधा लिखा है, इसी से कितने नज़दीक से ही ऋग्वेद द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, तो ये संस्कृत में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन सा आखिर तक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की घूमते रहने के कारण नहीं था। तो ये आज हम पढ़ेंगे 35 से, ये इसी बुक से है ये भी, लेकिन ये कहाँ आ जाता है, ये सेकंड चैप्टर में है। आज हम यहाँ सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था, उन चीज़ों को भी आप ध्यान दे लेना एक बार फिर से, मेरा इससे पहले जो चैप्टर 1 का वीडियो हो उसको देख लेना अगर चीज़ें समझ में ना आई हो तो। और क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी मैंने देखे हैं, आपको दिखा दूँगी बाद में। अभी ये फर्स्ट चैप्टर से 4 क्वेश्चन हो गए आपके सीधा सीधा, और अब ये सेकंड चैप्टर ले लेते हैं। तो सेकंड चैप्टर हम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रश्न देखेंगे किस तरह से आते हैं। ठीक है। ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, तो यहाँ क्या है, आरंभिक मनुष्य की जो खोज है, यात्रा है, आरंभिक मनुष्य की यात्रा के बारे में बताया गया है यहाँ आपकी सेकंड चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तुषार ट्रेन जर्नी, तो ये तुषार की ट्रेन जर्नी के बारे में बताइए। बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक्स को इस तरह से बनाया गया है ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें पढ़ने में, क्योंकि ये शिक्षा का नियम है। आपको एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ कि शिक्षा आपकी अकॉर्डिंग टू एडम द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें क्या था, टीचर था और स्टूडेंट था, लेकिन ये कंसेप्ट पुराना हो गया है, अब इसको लोग नहीं मानते हैं। ये था एडम के अनुसार। अब क्या है,
फिर आए आपके जॉन डीवी। उन्होंने शिक्षा को त्रिआयामी प्रक्रिया बताया। ठीक है, उन्होंने शिक्षा के 3 आयाम बताए। इसमें आपका टीचर है, स्टूडेंट है और सिलेबस या पाठ्यक्रम जिसको हम कह सकते हैं, कंटेंट बच्चे जिससे पढ़ते हैं, उस चीज़ को भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया और इसका आयाम बताया। इसलिए अब साइकोलॉजी से प्रश्न आता है कि शिक्षा को त्रिआयामी किसके अनुसार कहा गया है, तो आप जेएनडी भी लगा सकते हैं। और अगर पूछ ले कि कौन कौन से आयाम है, तो टीचर है, स्टूडेंट है और सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो कंटेंट हम पढ़ते हैं तो उसको साइकोलॉजिकली ऐसा बनाया जाता है ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और दूसरी बात अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ। यदि वो अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे तो वो उनके लिए यूज़फुल भी रहेगा और समझने में आसानी भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़न्स वेडिंग। ये तुषार नाम का लड़का दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने किसी रिश्तेदार की शादी में। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। और वो ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहे हैं और तुषार को विंडो सीट मिल गई है। हिज नोज glued to the glass pane as he watched tree and houses fly past। तो उसकी नाक कांच से सट रही है, मतलब चिपक रही है, क्योंकि वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा है, बाहर देख रहा है, घर और पेड़ उसको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। उसके अंकल जी उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। तो प्रश्न यहाँ से भी दे देते हैं, लेकिन आपको समझ के चलना है हर चीज़। लेकिन अभी जो आज मैंने पेपर उठाया उसमें यहाँ से प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी हम बुक से पढ़ रहे हैं सब कुछ, तो हमें हर चीज़ को, एक एक पॉइंट को जहाँ भी हमें लगता है कि ये ज़रूरी है उसको याद रखने की कोशिश है, समझने की कोशिश है। ठीक है, और एक नॉलेज के बेस पे भी कि ट्रेन, उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हें पता है ट्रेनें 150 साल पहले चलना शुरू हुई थी। एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। और उसके कुछ समय बाद, कुछ ही डिकेड मतलब होता है दशक के बाद, क्या बस शुरू हुई। तुषार वंडर व्हेन पीपल कुडंट टू ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेरेवर दे वर बोर्न? नॉट क्वाइट। तुषार सोचता है कि जब ये साधन नहीं थे तो तब के लोग की यात्रा नहीं करते थे क्या? वो अपना सारा जीवन एक ही जगह पे बिता दिया करते थे। फिर आपका नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। तो जो आरंभिक मनुष्य थे वो क्यों यात्रा करते थे, है ना, क्यों मूव करते थे इधर से उधर? तो उसका कारण है आपका, ये जान लीजिए। यहीं से आपका जो 35 क्वेश्चन नंबर था वो यहीं से आएगा। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो टुडे। तो हम सब कॉन्टिनेंट मतलब उप महाद्वीप जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो रहते थे करीब 200 साल पहले किस तरह से यात्रा करते थे। वी डिस्क्राइब देम एज हंटर। हमने उन्हें क्या कहा है? हंटर कहा है, गैदरर कहा है। हंटर यानी शिकारी, गैदरर यानी संग्राहक। ठीक है, क्योंकि वो शिकार करते थे और खाद्य का संग्रह करते थे, इसलिए उनको ये नाम मिला है। द नेम्स कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो उनका नाम उन्हें जो मिला है हंटर गैदरर्स, वो इसी बेस पे मिला है क्योंकि उनका काम शिकार करना था और खाने को क्या था, इकट्ठा करना था, फूड को कलेक्ट करना था। कि फूड कलेक्ट करके नहीं रखेंगे तो आगे पता नहीं मिला कि नहीं मिला, जब तक दूसरा नहीं मिल जाता। और तो आज भी लोग कलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन अब तो तुरंत हम जाके ला सकते हैं शहर में। फिर है, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फूड रूट्स। तो हम, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया।
कहाँ थे? द हंटेड वाइल्ड एनिमल कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फूड, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा किया करते थे। फल, जड़, एग, लीव्स, पक्षी जो भी उनको मिलते थे। द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन अ ट्रॉपिकल लैंड लाइक अवर मीन्ट दैट गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वाज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। तो हमारा ये जो ट्रॉपिकल लैंड है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाती हैं। None of these things was easy to do. There are several animals that run faster than us, many that are stronger to hunt animal or catch fish and birds. People need to be alert. तो क्या था, लोग यहाँ क्या है, बहुत सारे एनिमल ऐसे थे जो मनुष्य से ज़्यादा तेज भागते थे और ज़्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है। तो उनको पकड़ने के लिए, उनका पीछा करने के लिए क्या था, इन्हें बहुत ज़्यादा फुर्ती से और सोच विचार के काम लेना होता था। क्विक एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस, बहुत सारा दिमाग को, पेशेंस ऑफ माइंड मतलब धैर्य के साथ और जल्दी। जैसे शेर, चीता, कुछ जानवर ऐसे हैं जो काफ़ी तेज भागते हैं मनुष्य से और खतरनाक भी होते हैं। तो उन सब पे कैसे काबू पाया, किस तरह से। फिर है आपका टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल। और ये चीज़ भी देखनी थी पहले प्लांट्स कि किस तरह के पौधे जो हैं खाने लायक हैं और कौन से नहीं खाए जा सकते, क्योंकि प्रकृति में सभी तरह के पेड़ पौधे हैं। पहले थे जंगलों में, कुछ जहरीले भी हो सकते हैं ना, एज मैनी कैन बी पॉइजनस, कुछ जहरीले भी हो सकते हैं। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट रिपेन, मतलब सीजन का भी इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि कुछ कच्चे नहीं खाए जा सकते, पकने का इंतजार किस सीजन में पकते हैं। धीरे धीरे मनुष्य ने ये सब ऑब्जर्व किया कि कौन से सीजन में कौन से फल पकते हैं, तो ये सब का भी ध्यान रखा उसने, और फिर इसी तरह से ग्रोथ होती गई। और फिर अब आप ये चीज़ देखना कि यहाँ जो पिंक कलर में आपको मिल जाए ना, पिंक कलर में आपको जो मिलते हैं, लिस्ट द स्किल एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दिस कम्युनिटीज़ हैड। डू यू हैव दिस स्किल्स एंड नॉलेज। तो यहाँ आपको ये प्रश्न बच्चों के लिए दिए गए हैं, बच्चों को ये करने दीजिए ताकि बच्चों को पता चले और वो अपने स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। देयर आर एट लीस्ट 4 रीज़न वाई हंटर गैदर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ 35 पे जो क्वेश्चन था अभी हमने देखा कि क्या कारण थे जिसके लिए ये, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीज़न फॉर हंटर गैदर टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ नॉट पूछा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो 4 कारण दिए हैं उनमें से एक कारण नहीं है, बाकी 3 कारण हैं लेकिन एक कारण नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर करना है। तो कौन सा कारण नहीं है? एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, ये हमने पढ़ा है और पहले पढ़ लेते, क्योंकि फर्स्ट है, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द available plants and animals resources, therefore they would have had to go elsewhere in search of food। तो ये फर्स्ट, ये रीज़न तो था, उसमें यही था ना कि खाना, वो जिस जगह पे जिस स्थान पे रहते थे वहाँ का सारा खाना खा लेते थे, ख़त्म हो जाता था, इसलिए उनको दूसरी जगह जाना होता था खाने की तलाश में, ठीक है। सेकेंड, एनिमल मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves, that is why those animals hunted them had to follow their movement। तो ये जानवरों के लिए कि कौन सा जानवर कब किस मतलब किस तरह का घास खाता है, जानवर अपने घास खाने के उसमें जाते थे, और कब वो ब्रीड करते हैं, मतलब
कब जानवरों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। इस तरह से उनका ये सब जानने के लिए, जानवरों के बारे में जानने के लिए वो जानवरों का पीछा करते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है। थर्ड है प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। तो ये भी है कि जो प्लांट और ट्रीज हैं वो अलग अलग सीजन में फल देते हैं। ठीक है। सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। तो सीजन के अकॉर्डिंग भी जिस सीजन में, जैसे आपका गर्मियों में आम आता है, सर्दियों में, इस तरह से अलग अलग फल अलग सीजन में उन फलों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग जगह पे जाते थे जहाँ जिसके पेड़ पौधे होते थे उस सीजन के हिसाब से। तो ये भी एक थर्ड कारण था किसका, मूवमेंट का। फोर्थ है पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ये भाई पानी तो सबसे पहले ज़रूरी है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। तो कुछ जो नदियाँ होती थीं वो कैसी हैं, नदी और रिवर कुछ तो ऐसी होती थी जो साल भर पानी देती थी। अब यहाँ पेरेनियल से आपको समझना होगा कि जो वार्षिक वर्ष भर पानी देती हैं उनको पेरेनियल रिवर बोलते हैं, और विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर। अदर आर सीजनल। सीजनल ऐसी होती हैं जो बरसात के समय में ही, सिर्फ बारिश के समय में ही जिनमें पानी होता है, वो नदियों को सीजनल नदी कहते हैं। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव had to go in search of water during the dry season, winter and summer. Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they traveled on foot. तो ये लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जाया करते थे। तो अब यहाँ आपको ये कारण देखना है जो नहीं है। तो आपने फर्स्ट देखा कि एक स्थान पर रहने के संसाधनों की कमी हो जाती थी, तो ये तो था उसमें। दूसरा है उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये भी था। दूसरा है संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। तो ये चीज़ हमें कहीं नहीं मिली। टू फाइट टू रिसोर्स विथ अनदर ग्रुप ऑफ हंटर। तो ये इसका एक्चुअली मैंने इसको रॉन्ग लगाया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों कारण तो थे उनके मूव करने के, लेकिन ये जो कारण थर्ड नंबर पर है कि एक दूसरे से झगड़ा संघर्ष करने के लिए वो मूव नहीं करते थे, नहीं घूमते थे। तो यहाँ आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 36 है कि मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है। विच पीरियड इज़ द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये भी आप सेकंड चैप्टर में देख पाएंगे। देखते हैं, चलते हैं, हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमने रीजन जान लिए। फिर यहाँ ये बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए आपको दे दिए। हाउ डू यू कम टू स्कूल, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं उनसे पूछा जाए, फिर वो बताएंगे। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से कैसे जाते हैं वही। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ़ यू टुक अ बस और रोड अ बाइसिकल। यानी बस से जाते हैं तो कितना समय लगता है, साइकिल से जाते हैं तो कितना समय लगता है, और पैदल जाते हैं तो कितना समय लगता है। ये सब बच्चों से पूछें, नोटिस करें, देखें, समझें। एक्चुअली ये सब्जेक्ट सोशल साइंस है, कुछ लोगों को लगता होगा फालतू, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट इसको हम कह सकते हैं, बड़ा अपने आप में बहुत ही फैला हुआ है। और ये बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, जटिल सोच के निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस सब्जेक्ट से बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है। ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ से आता है साइकोलॉजी में, इसलिए मैंने ये बात कही है, क्योंकि यहाँ मैं फालतू कुछ भी नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना ही बोलूँगी जो आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए यूज़फुल होगा। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। तो इन लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं, कैसे जानें, कैसे जाना हम लोगों ने उनके बारे में कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं आपके, उन्होंने खोज की इस बारे में कि जो हंटर लोग थे वो किस तरह से चीज़ों को इकट्ठा करते थे और कैसे उनका यूज करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। और कुछ पत्थरों के टूल्स यानी औजार
हथियार कह सकते हैं, लकड़ी के और हड्डियों के। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, और कौन सा जो टूल था वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव। यहाँ आपके कुछ दिए गए हैं तो इन्हें आप ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार ना आपको पिक्चर दे देंगे क्वेश्चन पेपर में और फिर पूछेंगे। हालांकि अभी तक इस चीज़ का नहीं आया है, लेकिन कुछ और चीज़ों की पिक्चर आई हुई हैं, तो आया होगा तुम्हें शायद, एक आध अभी मिस है, एक दो और बाकी है, उनको भी देखना है, आए हों तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, ए, बी और सी और डी, इनमें आपको अंतर दिख रहा होगा ना, तो ये किस किस चीज़ के लिए यूज किए जाते थे वो यहाँ बताया गया है। तो ये पिक्चर देख के आपको पूछ लेगा कि ये जो इस तरह के औजार हैं, टूल्स हैं स्टोन के, पत्थर के, वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाते थे। तो यहाँ आपका ये दे रखा है, उसको ध्यान से देखिए कि ए पे क्या है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। तो ये बहुत ही पुराने स्टोन यानी पत्थर के जो हथियार हैं। और दूसरा है, दीज वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, और ये कुछ समय बाद बने हैं, जो बी पे हैं। थर्ड है, दीज वर मेड लेटर स्टिल, ये उसके बाद बने हैं। दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, आपका जो डी नंबर के हैं वो 10,000 ईयर्स एगो बने हैं, सॉरी सी वाले, डी के हैं नहीं, हाँ डी के ही हैं। फिर ई है, दीज आर नेचुरल पेबल्स, तो आपका यहाँ ई पर जो ये आपके प्राकृतिक पत्थर हैं, ये आपको मिल जाते हैं अभी इस तरह के, नदियों में देखा होगा इस तरह से कहीं मिल जाते हैं, इसलिए ये नेचुरल हैं, क्योंकि पानी के बहाव से ये ऐसे चिकने हो जाते हैं और ये बनाए गए हैं मनुष्य के द्वारा। अब ये इन्हें कैसे मिले, तो यहाँ देखना है, सम uses of stone tools are given below. Make a list of what these tools were used for and try and decide which of these tasks could be performed using a natural pebble. Give reason for your answer. तो ये है वही बच्चों के लिए, बच्चे सोचें कि उन्हें किस तरह से यूज किया जाता था, उनको क्या लगता है, ये बच्चे अपने शब्दों में उत्तर देंगे। जहाँ जहाँ आपको पिंक मिले वहाँ बच्चों को आपको इनकरेज करना है, थोड़ी हेल्प करनी है, स्कैफोल्डिंग आप दे सकते हैं, लेकिन सोचने दीजिए, बच्चों को करने दीजिए, उनकी स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से कनेक्ट होने दीजिए, यही एक टीचर का उद्देश्य होना चाहिए। सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो मीट और हड्डियों को काटने के लिए यूज होते थे। स्क्रैप वर्क फ्रॉम ट्रीज, पेड़ की छाल को निकालने के लिए। एंड हाइड्स एनिमल स्किन, और जो एनिमल की स्किन थी। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, फल और जड़ों को काटने के लिए, चॉप करने के लिए। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल और बोन और वुड टू मेक स्पेयर एंड एरो ऑफ हंटिंग। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड। तो मनुष्य किस किस तरह से इनका प्रयोग करता था, यहाँ आपको दिखाया भी गया है। ये इस तरह का पत्थर जो है ये किस लिए यूज होता था, पेड़ की जड़ों को निकालने के लिए। और इस तरह का आपका जो छाल होती थी, जानवरों की स्किन होती थी, उसको स्टिच करने के लिए इस तरह का टूल यूज होता था। ठीक है, यहाँ वही लिखा है कि ये किस लिए यूज होता था। फिर आपका नेक्स्ट है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने के लिए एक जगह चूज करना, चुनना। तो अब यहाँ आपको मैप दिया गया है। लुक एट मैप 2। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैप 1 देखा, अब सेकंड चैप्टर में दूसरा मैप देखेंगे। ऑल द पीपल मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ hunter-gatherer lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near source of water such as river and lakes.
तो यहाँ आपको जो दिया गया है मैप, यहाँ इसमें कलर नहीं, मैं कलर वाला मैप दिखाती हूँ 1 मिनट, क्योंकि रेड कलर में दिया गया है। ये हिंदी का भी आप लोगों को क्लियर होगा, हिंदी समझ में भी आएगा। यहाँ शायद आपको फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड देख लेते हैं। तो इसमें कलरफुल मैप है और उसमें कलर में ही दिया गया है, इसलिए मैं इसको दिखा देती हूँ, और समझ में ना आई हो चीज़ें वो भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। रहने की जगह निर्धारित करने के लिए यहाँ ये आप देख पा रहे हैं, ये मैप कलरफुल है, तो यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो रेड कलर का जो ट्रायंगल है वो किस लिए है, आपका पुरा पाषाणिक काल, है ना, पैलेलिथिक जिसको हम कहते हैं पुरा पाषाणिक काल। यहाँ आपको रेड में क्या क्या दिख रहा है, चलिए पहले मैप को समझ लेते हैं। तो पहली बात तो ये हमको ये भीमबेटका दिख रही है जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा कुरनूल की गुफाएं, तीसरा हुंसी, और चौथा रेड में और कुछ दिख रहा है, ये 3 चीज़ें ही यहाँ पे दिख रही हैं। ये आपके पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है, जिसमें नंबर 1 पे है भीमबेटका, ठीक है। और आपका जो स्क्वायर है ब्लू कलर का वो है नवपाषाणिक पुरस्थल, और जो सर्कल हैं वो हैं आपके महापाषाणिक पुरस्थल, और ये जो डायमंड शेप में है आरंभिक गांव, और स्टार है आधुनिक नगर। तो यहाँ आप इस मैप का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या फिर इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो सेव करके रख लीजिए, बाद में रिवीजन में काम आएगा, ठीक है। आई होप ले लिया होगा आपने। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो भीमबेटका हमने देखा कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकते हैं। तो वे लोग वहीं रहना पसंद करेंगे ना जहाँ उनके ज़रूरत का सामान आसानी से मिल सके, ठीक है। और उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। अब यहाँ आ जाता है कि हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर बड़े बड़े टुकड़ों में मिलते हैं, ठीक है। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में रहते थे, इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, ठीक है। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। अब है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। ये आप पूछिए बच्चों से, सोचने उनके अंदर ये सोच डेवलप हो। देखिए बच्चे प्रश्न देंगे, 6 क्लास का बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके अंदर इतनी समझ विकसित हो जाती है कि वो अपने सोच के अनुसार डिफरेंट आंसर दे सके, ठीक है। अब ये पिंक कलर फिर से आ गया कि अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे, ठीक है। तो ये बच्चों से प्रश्न इसीलिए किए गए हैं क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, उन्हें कुछ बोलना भी नहीं आता है। तो यहाँ आपका केवी स्कूल में यदि टीचर काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन वो अपनी ज्ञान का उपयोग जिस तरह से सीटेट पास करने के बाद आए हैं, जिसमें इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका प्रयोग करते हुए पढ़ाते भी हैं तो बच्चे अच्छा कर पाते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ किताबों का ज्ञान देना पर्याप्त नहीं होता है। तो यहाँ पुरास्थल के बारे में कहा गया है कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। पुरास्थलों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ अब पाषाण औजार का निर्माण है। पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीके से बनाया जाता है। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ में लिया जाता है, दूसरे हाथ से एक पत्थर का
हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता है। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। ये बनाने के तरीके हैं इनको। शल्क दबाव प्रश्न यहाँ से आता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए कि दबाव शल्क तकनीकी किसे कहा जाता है। तो दबाव शल्क तकनीकी उसे कहा जाता है इसमें कोण को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस कोण पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। फिर है आपकी आग की खोज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफाएं अभी हमने देखी थी। ऊपर कुरनूल की गुफाएं साउथ में थी। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। कैसे? जैसे प्रकाश के लिए या मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आग से जानवर डरते हैं, आपने देखा होगा, तो इसलिए वो आग की मिसाल लेके जानवरों को भी दूर भगा पाते होंगे, इसलिए उन्होंने आग का प्रयोग कई चीज़ों में किया होगा। फिर है आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये बच्चों से पूछने के लिए। तो बच्चे अपना अपना बताएंगे कि किस लिए करते हैं। उन्हें थोड़ा समय दीजिए और पूछिए। फिर है आपका बदलती जलवायु, यहाँ से भी प्रश्न आता है। उस पेपर को आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हुए सारे, उनका रिवीजन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर से करेंगे प्रीवियस ईयर, और या फिर पहले प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आप यहाँ से आसानी से आंसर करते जाएंगे। तो कुछ भी आपको जो भी, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, जिसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो जिसको जैसे भी पढ़ना अच्छा लगता है वो वैसे पढ़ सकता है। कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, कराया दिया गया है कुछ। तो आप यदि पहले प्रीवियस उठाना चाहते हैं तो पहले प्रीवियस कर लीजिए, और पहले पढ़ना चाहते हैं तो पहले पढ़ लीजिए। जब भी आपको सही लगे, जैसे भी आपको समझ आती हूँ चीज़ें, वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में क्या है, घास वाले मैदान बनने लगे। यहाँ से प्रश्न मैंने देखा था कि घास वाले मैदान कितने वर्ष पहले बनना शुरू हुए। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लगभग 12,000 साल पहले। मैं शायद देखती हूँ प्रश्न मिल जाए तो। ठीक है, आपको प्रश्न दिखा देती हूँ। ये देखिए प्रश्न है आपका, ग्रासलैंड डेवलप्स अराउंड। तो ये ग्रासलैंड थे वो कब डेवलप हुए। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है कि ये जो अभी हमने 12,000 साल पहले पढ़ा ना अपनी बुक में, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है, किसी पेपर्स में दिया होगा। अब पेपर तो याद नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर का ही ये प्रश्न है, ये आया हुआ है। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये किस कारण हुआ, ये हुआ आपकी बदलती जलवायु के कारण। ठीक है, फिर है जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। भाई सर्वाइविंग के लिए जो चीज़ मिलेगी तो उनकी संख्या बढ़ेगी, ग्रोथ होगी ही। फिर है जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगी। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालन की बात सोचने लगे हों। ठीक है, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनेक अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब है आपका नाम और तिथियां। यहाँ कि जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल यानी पुरापाषाण काल। अभी शायद हमने देखा था प्रश्न, पुरापाषाणिक काल का था ना, किसमें, इसमें पेपर में, कि मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है। ठीक है, तो वो है आपका पुरापाषाण युग, है ना। पैलेओलिथिक एज जिसे हम कहते हैं, पुरापाषाण युग, ये सबसे लंबा युग है। यही हम पढ़ रहे हैं ना अभी।
हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को भी पुरापाषाण कहते हैं। यह शब्द दो शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर और औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आरंभिक पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाणिक काल और तीसरा उत्तर पुरापाषाणिक युग। तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे, तो इसीलिए 99% कहानी इस काल में घटित हुई थी, इसलिए इसको सबसे लंबा काल कहा गया। ठीक है, चीज़ों को समझना, समझ के करना, क्योंकि सिर्फ प्रश्न के उत्तर नहीं देखना है हमें। प्रश्न उत्तर तो मैं आपके एक सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा रही हूँ, डाल रही हूँ, नहीं तो आपको चीज़ें समझनी है और उनको अपने दिमाग से यूज करना सीखना है। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो अब यहाँ पर्यावरणीय बदलाव जो अभी हमने ऊपर देखा ना, ग्रासलैंड्स बने, पर्यावरण में बदलाव हुए, धरती बहुत गर्म होने लगी, इसके कारण और इसको हम क्या कहते हैं, मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग। तो इसका समय लगभग 12,000 साल पहले, वो हम देख चुके हैं ऊपर, है ना, से लेकर कितना 10,000 साल पहले तक का है माना गया है। तो इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, क्योंकि पहले बड़े थे, फिर धीरे धीरे छोटे, उनको और छोटा होता गया ना। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। माइक्रो मतलब छोटा यानी लघु। प्राय इन औजार में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते हैं। कुल्हाड़ी, जैसे लोहे का कुल्हाड़ी है, उसमें पीछे लकड़ी का लगा के आरी बना दिया। आरी, मुट्ठे और हंसियाँ देखे होंगे, ये गांव में तो आज भी मिल जाते हैं इस तरह के औजार। तो साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे और पुरापाषाण वाले भी बनते रहे। ठीक है, अब पृष्ठ 13 पर चित्र देखने के लिए कहा गया है। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? तो यहाँ पृष्ठ 13 देख लेते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो नवपाषाण का मतलब क्या होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, उन्हें अगले अध्याय में तुम देखोगे। अक्सर हम पुराने स्थान के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो जो चीज़ जिन्हें ज्ञात नहीं है उनका आज की तरह, लेकिन कुछ ज्ञात हैं उनका इसमें देखेंगे भी हम कुछ। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। ठीक है, अब यहाँ है शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता लगता है, यहाँ से प्रश्न आता है। ये जो आप देख पा रहे होंगे पिक्चर, ये आपके, इसको शैल चित्रकला कहते हैं। इसके बारे में क्या बताना है, इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था, अब ये देख लेते हैं कि कौन क्या करता था। तो हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थर के औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। तो क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थीं, या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थीं और पुरुष फल फूल? ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। प्रश्न पता है लंबा करने के लिए इनको पॉइंट में बांट के रख देते हैं। ठीक है, इसलिए आपको हर चीज़ समझना है, पढ़ना है अच्छे से। कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। ये नोटेबल चीज़ है। यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत में शुतुरमुर्ग कहाँ मिला? तो ये आपको भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ये महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ये प्रश्न आया है। इनमें से कुछ शिल्पों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है, इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा, ये अब सोचना है बच्चों को। आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? ठीक है, फिर है आपका
होक्सी का सूक्ष्म निरीक्षण। ये मानचित्र 2 पर अभी हम यहाँ दिखाएंगे हम कि कहाँ पर है ये। कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थल से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिल रहे थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थल में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूने पत्थरों से बनाए जाते थे। तो क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? अन्यंत्र ये चीज़ यहाँ से भी देखना है ये कि अपने एटलस में ढूंढो। बच्चों को साथ साथ एक्टिविटी भी करवानी है ना हमें। तो यह फ्रांस की एक गुफा का चित्र है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। ठीक है, इस तरह के चित्र लगभग 2000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवर के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और शुअर के गहरे चमकीले रंगों को चित्रित किया गया। ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। इन रंगों को लौह, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, है ना। आप पीछे देख पा रहे हो। और बच्चों से पूछो, वो अपना संज्ञान का ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जाए। यहाँ इसी बुक में था, मैं आपको दिखा देती हूँ। एनसीएफ के बीच की बात हुई कि बच्चों को कैसे, ये देखिए हम एनसीएफ के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन फिर भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं मुझे याद आ गया है, बुक्स में लिखी हैं, तो बुक्स से ही हम पढ़कर उनको याद कर सकते हैं। फिर अलग से रिवीजन हो जाएगा या फिर पता होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें। तो ये क्या कहती है, मैं क्या कह रही थी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को, है ना, बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है, अपोजिट है, जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतर बनाए हुए है। तो नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। ठीक है, रटाना नहीं है। ठीक है, बच्चों को क्या है, अपने संज्ञान का विकास खुद करने का मौका देना है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्र व्यवस्था की दिशा से काफ़ी दूर ले जाएगी। कौन सी? रटा देने वाली प्रवृत्ति। ठीक है, इसलिए इसमें विरोध शामिल है। तो इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूल के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। ठीक है, हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए, ठीक है, यही बात मैं तब से कह रही हूँ कि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। तो शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। तो हमें सिर्फ पुस्तक तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि पुस्तक से कुछ ज्ञान देना है। उसके आधार पर बच्चों को समय देना है, जगह देना है और आज़ादी देनी है, ताकि वो अपने संज्ञान का विकास उससे जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन कर सके। और ऐसा बच्चे करते हैं, इसलिए बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा गया है। फिर सिर्फ पाठ्य पुस्तक में जो है उसी के आंसर नहीं रटाने हैं। ठीक है, सिर्फ उसी को एकमात्र आधार नहीं बनाना है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने और बनाएं। उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्रहण मानना छोड़ दें। मतलब ये नहीं कि जो टीचर को आता है वो बस बच्चों को खिला दिया, है ना, खुराक के रूप में नहीं मानना है, बल्कि बच्चों को भागीदार बनाना है कि बच्चे खुद भी ज्ञान का सृजन करें। तो ये उद्देश्य स्कूल के दैनिक जीवन और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती। तो ठीक है, तो यही चीज़ मुझे बतानी थी।
शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चे के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोझ की जगह खुशी का अनुभव बनाने में, इससे क्या है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और बच्चे कोई काम खुशी खुशी करेंगे तो वो उनको बोझ नहीं लगेगा। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्माण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहल से अधिक सचेत कोशिश की है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। छोटे छोटे समूह में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ यदि आप घर में बच्चे हैं तो उनकी मदद लीजिए, देखिए आप कितना कर पाते हैं, बच्चे कितना कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये कुछ उपयोगी शब्द हैं उनको समझ लेना है, आते हैं तो। और ये कुछ तिथियां हैं, मध्यपाषाण युग इतने इतने समय तक था, नवपाषाण युग इतने समय तक था। फिर इसके बाद अब इन्हें पूरा करना है कि आगे तक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा क्यों रहते थे गुफाओं में, बारिश से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए इसलिए रहते थे ना। फिर है कि घास वाले मैदानों का विकास, तो ये भी हमने पढ़ा, घास वाले मैदानों का विकास लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। फिर है आरंभिक लोगों ने गुफाओं की दीवार पर चित्र बनाए थे ना। फिर है ओक्सी में किस चीज़ से औजार बनाए जाते थे। और उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को 136 पेज पर देखें। तो ये मैप आपको मैं दिखा देती हूँ, अभी दिखा देती हूँ। और फिर उसके बाद है चर्चा करना है, बच्चों को ग्रुप डिस्कशन का टाइम दिया जाए। मैंने अभी बताया कि बच्चे एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन के द्वारा ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। कि आगे तक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते होंगे, बच्चे कुछ और चीज़ें भी सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जो जानकारी जुटाई है वो खोज पर आधारित है और सोच पर। उसके बाद उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या क्या समानताएं या क्या क्या भिन्नता हैं, ये टॉपिक आपको देना है बच्चों को चर्चा करने के लिए। ये आपका जो बुक में दिया गया था वो राजनीतिक मानचित्र है, लेकिन अभी क्या है इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे ये जम्मू कश्मीर क्या हुआ, ये 2 हिस्सों में बट गया है। तो मैं आपको वो मैप भी दिखा देती हूँ, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो वो मैप मुझे अभी नहीं मिला है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दिखाएंगे, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ आपको इस मैप को देखना है और समझना है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको, वहाँ जो प्रश्न था अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना होमवर्क करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।